तो ये जो इतनी दवाई दूंगा तो इतना ही ब्लड में जाएगा, ये डिपेंड करता है इस सोच पे कि आप सुबह उठ के चाय पियेंगे, फिर एक ब्रेड खाएंगे, फिर रोटी सब्जी खा लेंगे या पराठा खा लेंगे या पूरियां खा लेंगे, फिर दोपहर होगा तो लंच में फिर रोटी सब्जी या दाल चावल में से कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद रात को भी ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर तो ऐसा कुछ करेंगे जो मैंने अभी बताया तो इतना अगर आपने खाया तो इतना ब्लड में जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी करते हैं। जैसे किसी एक दिन अगर आपने फास्टिंग रख दिया, फास्टिंग कि आपने कुछ भी नहीं खाया, तो जब इतना दवाई पेट में जाएगी तो उसमें से आधा दवाई ब्लड में जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो कितना मेडिसिन विल गो टू द ब्लड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर इन योर स्टमक। आपके पेट में क्या रखा हुआ उस पर निर्भर करता है, राइट। तो आज वाले दिन, फास्टिंग वाले दिन, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? और कम हो जाएगा ना। दवाई सेम ही खा रहे हैं आप, बट द ब्लड प्रेशर इज लेसर देन व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। किसी दिन अगर आपका मन किया और आपने सोचा चलो आज मैं 2-3 ग्लास मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस पी लूं, तो उस दिन सिट्रस फ्रूट जूस अगर आपने 3-4 ग्लास पी लिया, उस दिन आपने खाया इतनी सारी दवाई और पेट में भी इतना ही गया। यानी कि जितनी दवाई से आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होता है उसका कितना गुना? 4 से 5 गुना ज्यादा। इट विल कॉज व्हाट? लो ब्लड प्रेशर, राइट। मतलब आपके डोज से 5 टाइम्स ज्यादा चला गया, एंड दैट इज कॉजिंग लो ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज कॉजिंग। अब अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, डेथ आ गया, तो बोलेंगे ये डेथ हार्ट अटैक से हुआ है, डेथ ब्रेन स्ट्रोक से हुआ है, दवाई से नहीं बोलेगा कोई, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इट इज हाईली साइंटिफिक, हाईली अनसाइंटिफिक टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। दवाई को जीवन भर लेना बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक बात है, बिकॉज कितना दवाई मुंह से पेट में जा रहा है ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन कितना दवाई पेट से ब्लड में जा रहा है वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, नॉट एट ऑल, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा हैं, दवा खाने की वजह से आप जिंदा हैं, असलियत यह है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। इट्स अमेजिंग कि इतना सारा दवा इतने साल से खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा पता नहीं कितना डोज कब जा रहा है, राइट, फिर भी हम जिंदा हैं, तालियां बजा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी आंखें भी काम कर रही हैं। भगवान ने क्या मिरेकल बॉडी दिया है, इजंट इट। बट ये कितनी डरावनी बात है कि दवाई रोज के रोज खाए जा रहे हैं। और देखिए, जब हमारा कोई त्योहार होता है, मलेशिया में जब मैं करता हूं तो वहां पे रमजान का मौसम था, अभी पिछले महीने जब गया था, तो तब उनको सुबह नहीं खाते थे, वो रात को खाते थे। लेकिन वो जो दवाइयां हैं वो अपनी जगह पे चल रही हैं। तो एंड दैट इज टू डेंजरस, इट इज टू डेंजरस। तो मैं तो हैरान होता हूं यार, इसके बाद भी वो जिंदा है और अगली दवाई खाने के लिए भी जिंदा है। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप सोचते हो कि दवाई की वजह से आप जिंदा है, तो दवाई का जो प्रिंसिपल है, जो काम करने का, वो तो यही है। अब मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये 2 ग्लास है, चिंगारी है मेरे पास एक, चिंगारी इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, राइट। चिंगारी सेम ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या होगा, राइट। इसमें पानी है, इसमें मान लो केरोसिन है, पेट्रोल है। So the same thing, but outcome can be totally 2 different outcome, right? So this is your stomach, and when you take medicine, that is like chingari, right? चिंगारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पार्क। गुड। सो वो जो स्पार्क आपका कैसे आउटकम क्या देगा, वो कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, वी कॉल इट सडन डेथ सिंड्रोम। सडन डेथ सिंड्रोम, अचानक एकदम से डेथ हो गया। तो लगता है कल तक तो ठीक ही थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये जो डेथ हुआ उसका कारण क्या है। एकदम से अगर एक एक्सेस अमाउंट ऑफ, हाईली एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर की दवा चली जाएगी, ब्लड शुगर की दवा चली जाएगी, दैट विल लीड टू द ब्रेकडाउन। एक तो पहले से ही उसका ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन के लिए एक हिट की जरूरत थी और वो लग गया। तो यहां पे अगर हम सवाल ये पूछे तो करना क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि दवा तो कैसे काम करती है मैंने बता दिया, लेकिन करना क्या है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। आज के बाद अपने लिए क्या करें, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करें जिनको हम प्यार करते हैं। उसके लिए आपको अपना नजरिया, अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हेल्थ केयर को एज ए होल समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द हेल्थ केयर एज ए होल। पूरी तरह समझेंगे तो फिर जाके
आपको समझ आएगा। क्योंकि जब आप ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा ही दिखता है। अभी हमारे बीच प्रकाश जारवाल जी यहाँ बैठे हैं सर। हाँ, आपके ही इज एन एमएलए फ्रॉम दिल्ली। और सर अब मैं बता दूंगा आपके साथ साथ आपके पार्टी राइट कि कम से कम 15 एमएलए हैं जो कि इसी डाइट पे हैं। सोमनाथ जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। एक बार मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला मैं इंसुलिन ले रहा हूं और खुश हूं। सुषमा स्वराज जी भी इंसुलिन ले रही है। उन्होंने मुझे बोला इंसुलिन लिए जाओ, जिए जाओ। लेकिन जब उनको ट्रांसप्लांट हुआ तब उनका फोन आया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इतना सा देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक ही है। दायरा थोड़ा इतना ऐसे देखेंगे तो एक्चुअली दिखेगा। आपने बचपन में वो कहानी सुनी है, एक हाथी और 7 अंधों की कहानी? सुनिए ना। तो वही है कि अंधे हाथी का एक पार्ट देख रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि ये तो भाई तना है, कोई बोल रहा है ये वॉल है, कोई बोल रहा है ये सांप है। तो असली चीज पता करने के लिए दूर से जब एज ए होल देखेंगे देन यू नो कि व्हाट इज द रियल ट्रुथ, राइट? तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग असली पूरा एज ए होल ना देख के वी जस्ट सी अ पार्ट ऑफ इट, और एज ए पार्ट हम देखेंगे तो पजल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यही करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द थिंग एज ए होल। हमारे पूरे लाइफ स्पैन का जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको सामने रखेंगे तो चीजें उतनी क्लियर दिखेंगी जैसे ये हाथी क्लियर दिख रहा है क्योंकि आप वहां बैठे हैं। अगर आप बिल्कुल पास होते तो शायद आप भी बोलते कि ये तो सांप टाइप दिख रहा है या ये तो लकड़ी का कोई तना दिख रहा है। तो नाउ इसके लिए हम चलते हैं टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडीज केमिस्ट्री वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में दो तरह की, हिस्ट्री को मैं 2 पार्ट में बांटा है, 1990 के बाद टिल 2019। 1990 के बाद जो ज्यादा कंसर्न था या है, डायबिटीज पे फोकस है, हार्ट डिजीज की फोकस है, कैंसर की बात करते हैं हम, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं। अब याद कीजिए 1990 से पहले जो हम बात करते थे तो वो अलग तरह की बातें करते थे। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, हम चिकन पॉक्स की बात करते थे, स्मॉल पॉक्स की बात करते थे, डिप्थेरिया की बात करते थे, पोलियो से डरते थे, इजंट इट? तब की जो बीमारियां हैं, तब के हमारे प्रेफरेंसेस एंड दैट वर डिफरेंट देन अब की। वो चेचक, लेकिन आप सालों हो गए चेचक वर्ड सुने। छोटी माता का विच वन? स्मॉल पॉक्स, राइट? तो ये सारे नाम बहुत फेमिलियर थे उस वक्त। लेकिन अगर हम सोचें डायबिटीज टाइप 1, बचपन में याद कीजिए हमारे पूरे क्लास में, पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में एक भी नहीं थे। आप देखेंगे वो इतने ज्यादा हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि डायबिटीज टाइप 1 में एक चीज और है कि उनके पेरेंट्स कभी भी ये नहीं डिस्क्लोज करते कि हमारा बच्चा डायबिटीज टाइप 1 है। दैट इज लाइक ए टैबू इवन नाउ, आज के दिन भी टैबू है, राइट? इसीलिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है नॉर्मली आप बता देते हैं, छोटा बच्चा अगर होगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बताएंगे, राइट? तो दैट इज हाउ, इस तरह से है। इसीलिए हमें लगता है सब कुछ ठीक ही है, लेकिन हो सकता है आपका पड़ोस का जो बच्चा है वो डायबिटीज टाइप 1 बच्चा, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इतनी तादाद में ये बढ़ता जा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज आपको जब मैं सारा कुछ बताऊंगा तो फोकस थोड़ा सा डायबिटीज टाइप 1 पे रखूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी पड़ी है और हम कुछ कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे अगर बात करें, मान लो पोलियो की से बात शुरू करते हैं। पोलियो की बात करते ही हमें याद आता है ब्रेसेस, राइट? शू ब्रेसेस जो बहुत कॉमन हुआ करता था, लेकिन आजकल ये शू ब्रेसेस नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि भारत में पोलियो वैनिश हो चुका है? पहली चीज। दूसरा, पोलियो वैक्सीन की वजह से वैनिश हो गया, दूसरी बात। एंड तीसरा, क्या पोलियो ठीक हो सकता है? सो ये 3 बातें हैं। ये सारी बातें, ये इसमें फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। पहले तो पोलियो वैनिश हो चुका है पूरे भारत से। WHO का रिपोर्ट 2014 का, और 2014 से लेकर आज तक का रिपोर्ट आप देखेंगे तो इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए पोलियो फ्री कंट्री, कि पिछले 5 सालों में पूरे देश में एक भी पोलियो का केस नहीं है। दैट इज व्हाट, ये वाला क्राइटेरिया इंडिया पे, भारत पे 1990 में, 1980 में प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर WHO का, कि आप इंडिया को पोलियो फ्री करो, नहीं तो आपको पेन में डाल देंगे। पेन मतलब PAIN, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया, N नाइजीरिया। तो यही 4 देश हैं जिनमें पोलियो है। तो डू यू रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ द पेन? PAIN। तो भारत की सरकार ने भाई जो करना है बताओ, जितने पैसे चाहिए बताओ, बट वी रियली वांट टू बी आउट ऑफ दिस पेन। क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल स्टेटस था वो ये था कि ये पिछड़ा हुआ कंट्री है जहां पे पोलियो आज भी है।
तो ये एक ऐसी बात थी जो कि किसी भी देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो तब शुरू हुआ पोलियो वैक्सीन का जो ड्राइव है, और उसके बाद आज का दिन जब आप और हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें अगर याद करना हो कि आखिरी बार छोटे बच्चे को ब्रेसेस में कब देखा था, तो हमारी जो मेमोरीज हैं वो स्कूल टाइम में ही जाती हैं, उससे पहले की जाती हैं, रिसेंट टाइम की नहीं जाती है। तो हमारे लिए आसान है क्विकली एसोसिएट करना कि वैक्सीन आया, पोलियो चला गया, राइट। अच्छा, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है, तभी हमें सोल्यूशन समझ आएगा, इसलिए बता रहा हूं ये। अब पोलियो को अगर वैनिश करना है तो मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है जिससे मैं 1 मिनट में पोलियो वैनिश कर सकता हूं। देखेंगे? लो, आई हैव ए मैजिक ट्रिक एंड थ्रू दैट मैजिक ट्रिक आई कैन वैनिश लिटरली पोलियो इन 1 मिनट। अच्छा, मैजिक का एक उसूल होता है, वो दोबारा नहीं दिखाया जाता, राइट, क्योंकि दोबारा दिखा देंगे तो पोल खुल जाएगी। इसलिए आज भी मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाऊंगा। फिर आप बोलेंगे कि यार मैंने ढंग से नहीं दिखा, एक बार फिर दिखाओ, तो मैं नहीं मानने वाला बात, राइट। सो यू हैव ओनली 1 चांस टू सी, राइट। फिर चाहे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करें या आप अपनी आंखों को खोल के देखें, लेकिन देखने को एक ही बार मिलने वाला है, राइट। अब देखिए 1955, यहां जो है ना 1955 है, इसके अराउंड पोलियो आया था, पोलियो वैक्सीन आया था, सॉरी, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1955 में हुआ था। और उसके बाद जैसे वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता गया, वैसे वैसे पोलियो का जो ग्राफ है वो एकदम चला गया और फिर धीरे धीरे वो 0 हो गया, यानी कि दुनिया में अब पोलियो ना के बराबर है, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये है बिफोर वैक्सीनेशन टाइम एंड ये है आफ्टर वैक्सीनेशन टाइम। ये है वैक्सीन के इन्वेंशन से पहले, ये है वैक्सीन के इन्वेंशन के बाद। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जैसे पोलियो वैक्सीन आया वैसे वैसे दुनिया से पोलियो गायब हो गया, ठीक है ना, राइट। लेकिन ये दिख रहा है, और ये जो टाइम है यहां पीक पे जब पोलियो था तो कितना था, हर 1 लाख लोगों में हर साल 20 नए पोलियो पेशेंट का जुड़ना, हर 1 लाख में 20 नए, ठीक है ना। इस बार 1 लाख में 20 नए, अगली बार फिर 20 नए, 20, इस तरह से दैट वाज द रेट। अब इसको कर दो, स्क्रीन पे कर दो। ये देखिए, अगर आप दिख रहा है तो थोड़ा फोकस होगा, ठीक है। ये मेरे पास जो आलू देख रहे हैं आप, ये है आलू प्याज मेथड टू वैनिश पोलियो। ये जो आलू है ये है हमारी जनसंख्या, और इसमें जो प्याज है थोड़े बहुत, ये हैं पोलियोग्रस्त लोग। कितने? 1 लाख में 20। यार ये घंटी को ठीक करो ना यार, वहां से उठा दो उसको। ये 1 लाख में 20 है, तो 20 से मुझे कम करना है, पोलियो को 0 पे लाना है। 20 है, ठीक है ना, हर 1 लाख में 20 है, इसको कम करते आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 0, राइट, तभी 0 होगा। 0 कैसे होगा? अब क्या किया इन्होंने कि जब पोलियो वैक्सीन आया तब एक चीज और आई, डायग्नोसिस ऑफ पोलियो। 1955 से पहले पोलियो का मतलब था कोई भी इंसान जो पैरालिसिस हो गया जिसको, दैट इज कॉल्ड पोलियो। एक ही डेफिनेशन थी, किसी भी इंसान का पैर में पैरालिसिस हो गया, लिम्ब पैरालिसिस हो गया, तो उसको पोलियो कैटेगराइज कर दिया। लेकिन जब वैक्सीन आया तो ये भी आया कि वे डायग्नोस तो करें कि ये जो पैरालिसिस है ये पोलियो वायरस की वजह से है या किसी और चीज की वजह से है। तो द डायग्नोसिस केम व्हेन द वैक्सीन केम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस कब आया? 1955, एक ही टाइम पे आया दोनों। तो 1955 में डायग्नोसिस आया, पोलियो वैक्सीन लगाया गया, और लगाने के 1 साल बाद देखा कि अब देखते हैं कि क्या पोलियो वाले लोगों की तादाद कम हुई। तो देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको, प्याज जो है ना, ये पैरालिसिस वाले लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है। तो कहा लाओ इनको जरा डायग्नोस करके देखते हैं। तो डायग्नोस करके देखा, कहा कि ये जो लोग हैं इनको पैरालिसिस तो है, लेकिन ये पोलियो की वजह से नहीं है, ये इको वायरस की वजह से है, ये कॉक्साकिया वायरस की वजह से है, ये मेनिंजाइटिस की वायरस की वजह से है। तो पोलियो वायरस जो था, पोलियो वैक्सीन जो था, वो तो पोलियो वायरस के लिए था ना, तो इनको तो नहीं बचा सकता ना, तो इनको तो पॉपुलेशन हटा दो। इट इज अ पैरालिसिस पेशेंट बट नॉट पोलियो पेशेंट, ठीक है ना। तो अच्छा, इनको देखते हैं, इसको भी डायग्नोस किया गया। तो डायग्नोस करके देखा गया ये जो है ये पैरालिसिस तो है, लेकिन दिस पैरालिसिस इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना। तो ये भी पोलियो की वजह से नहीं है, तो पोलियो वैक्सीन का कोई रोल नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। तो अब थोड़े बहुत और बच गए, ये खूब सारे बच गए, और ये भी पैरालिसिस के लोग हैं, इनको डायग्नोस करते हैं।
तो डायग्नोस करके इनको एक नाम दे दिया कि ये कुछ भी नहीं मिला, तो एक नाम दे दिया नया, दैट नेम इज AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, कि ये पोलियो के पेशेंट नहीं है, ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के पेशेंट हैं। तो अब जो लोग हैं ये सारे हेल्दी लोग हैं, तो यानी कि वैक्सीन आया तो पोलियो जीरो हो गया। वैक्सीन ने पैरालिसिस को जीरो करने का प्रॉमिस नहीं किया, पोलियो को जीरो करने का प्रॉमिस कर दिया। आप बोलेंगे ये, अरे भाई ये तो भाई पैरालिसिस के पेशेंट है ना, पोलियो के पेशेंट थोड़ा है। तो दुनिया में पैरालिसिस उतना ही है, सिर्फ नाम बदल दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब इसमें से मैं इसको उठाता हूं कि ये जो तादाद है, ये कॉक्स वायरस, आपको एक टेक्निकल नाम बता देंगे, कॉक्स साकिया वायरस, इको वायरस, मेनिंजाइटिस, बड़े बड़े नाम बता देंगे। तो ये सब वायरस क्या है? ये सारे वायरस एक ग्रुप में आते हैं, जैसे कहते हैं एंटेरो वायरस। कितने हैं टोटल? 88 तरह के एंटेरो वायरस है, एंड वन ऑफ देम इज पोलियो। 88 तरह के एंटेरो, एक ही फैमिली के लोग हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? पोलियो। तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन उन 88 में से एक को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और बाकी 87 कुछ पता नहीं, राइट। तो हमें लग रहा है कि हम तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन असलियत क्या है कि जो नंबर ऑफ पैरालाइज पेशेंट आर सेम। अब बोल रहे हैं कि एंटेरो वायरस इज द होल फैमिली एंड पोलियो वायरस, कॉक्स वायरस, इको वायरस आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट। अब ये कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं कि कुत्ते आपको नहीं काटेंगे, ठीक है ना, आप मुझे पैसा दो और कुत्ते नहीं काटेंगे, दैट इज माई गारंटी। फिर एक दिन कुत्ते ने काटा आपको, आपने बोला कि देखो कुत्ते ने काट लिया, मैंने कहा लाओ जरा दिखाओ कुत्ते। नहीं ये तो बुलडॉग है, बुलडॉग के लिए नहीं बोला था मैंने। नहीं ये तो जर्मन शेफर्ड है, ये नहीं, मैंने कुत्ता बोला था, स्ट्रीट डॉग। तो अल्टीमेटली ये है कि सारे कुत्तों में जो स्ट्रीट वाला डॉग होगा, और हमारे हिसाब से स्ट्रीट डॉग है तो ही मैं मानूंगा उसको, बाकी बुलडॉग काटे, एल्सेसियन काटे, वो मेरा रोल नहीं। थैंक यू। सो बोलने का मतलब इट इज वेरी क्लियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोलियो एक ऐसा वायरस है टिटनेस बैक्टीरिया की तरह, जो जीवन भर सदियों से इंसान के साथ पेट के अंदर रहा ही है। जिस तरह से सदियों से कुत्ते बिल्ली हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन गलती से किसी को कुत्ते ने काट लिया, दैट डज नॉट मीन कि सारे कुत्ते की कौम को खराब मिटा दो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। लास्ट ईयर आई वेंट टू नाइजल्स हाउस एंड देयर वाज 2 कैट, राइट। दिस ईयर देयर आर 3 कैट। स्विट्जरलैंड में आप जाएंगे तो वहां पे बिल्ली कुत्ते के साथ ही रहते हैं। एयरपोर्ट में भी कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, जैसे वो भी लाइन में खड़े होते हैं। मेरे पीछे कुत्ता ही खड़ा था, उसको भी बोर्डिंग पास लेना था, लिटरली, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कुत्ते बिल्ली हमारे साथ रहते हैं सदियों से। अगर कभी किसी कुत्ते ने काटा तो जरूर कोई वजह है, आपने गलती से अपना पैर उसे पूंछ पे रख दिया होगा ना, कोई तो कारण होगा ना, या कुत्ता पागल हो गया होगा, तो देयर हैज टू बी रीजन। तो अगर कभी किसी को पोलियो होता है या कोई भी इको वायरस या कॉक्स साइकिया वायरस की वजह से अगर पैरालिसिस होता है, तो दैट हैज टू बी रीजन। वायरस प्लस माल न्यूट्रिशन लीड्स टू पैरालिसिस। तो अगर किसी को खर्च करना है तो माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए खर्च करना है, ना कि उस वायरस को दूर करने के लिए। और वायरस को दूर कर रहे हैं तो 88 में से एक ही को तो दूर कर रहे हो, 87 तो स्टिल देयर, राइट। तो ये जो पूरा कैंपेन है पोलियो का, वो कैंपेन इज फोकस्ड ऑन दैट कि भाई पोलियो वायरस इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस, बट द ट्रूथ इज दैट इज जस्ट वन ऑफ द 88, राइट। और आगे आप देखेंगे ये जो 4 नाम आप देख रहे हैं, राइट, 3 नाम देख रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द 88, राइट, 3 ऑफ द 88। फिर लेड पॉइजनिंग है, केमिकल पॉइजनिंग है जिससे पैरालिसिस हो सकता है, राइट। फिर ये सारे अलग अलग नाम दे दिए हैं, VAPP, AFP, NPFP, PP, राइट। तो ये सारे नाम तब यूज करते हैं जब ये समझ नहीं आता कि किस ग्रुप में डालें। इको वायरस बोल दें, कॉक्स वायरस बोल दें, राइट। तो तब इसको PP, प्रोलिफरेशन पोलियो माइलिटिस, राइट। तो PP आपने सुना आज से कुछ साल पहले, 1990 से पहले की बात करते हैं, जब हम बोलते थे हमारा PP नंबर है, पास पड़ोस, मतलब ये कि नंबर तो किसी का और का, लेकिन हम अपना समझ के यूज कर रहे हैं उसको, राइट। तो वैसे ही PP यहां पे भी है कि जब कुछ समझना है तो भाई किसी का किसी को डाल दो ऊपर, राइट।
तो एंड ये जो मैं बता रहा हूं मैं सिंपल भाषा में रहा हूं, लेकिन यहां देखिए मैंने रेफरेंस दिया है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन फरवरी 20 1960। जितने सारे रेफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे रेफरेंसेस आज यहां जाने से पहले आपको लिंक दूंगा, उसमें ये सारे रेफरेंस आपको मिलेंगे।